Hello students, welcome to VAS IAS. Myself Abhishek Mishra, Faculty of Political Science. Dear students, Civil Services Mains 2023 ओवर हो चुका है और इसी सीक्वेंस में इस बार पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चंस को मैं आपके साथ सेक्शन वाइज जो है वो डिस्कस करूंगा. Now what I have decided for the benefit of the students or as per the demand or as per the convenience of the student कि जो भी क्वेश्चंस आए हैं पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 उनको मैं इन वन गो ना डिस्कस करके अलग अलग क्वेश्चंस का मैं नंबर ऑफ वीडियोस बनाऊंगा और हर एक क्वेश्चंस के जो भी चाहे उसमें सब क्वेश्चंस हो या फुल लेंथ जो भी क्वेश्चन होगा उसका एक वीडियो जैसे आज हम आपके साथ सिविल सर्विसेज 2023 पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर नंबर 1 का जो पार्ट 1 है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका कमेंट करने को आता है उसके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं दैट इज ए बी सी डी ई, इन पे आज मैं डिस्कशन करूंगा, चर्चा करूंगा. फिर इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उस पर दूसरा क्वेश्चन होगा, फिर एक वीडियो आएगा उस पर थर्ड क्वेश्चन होगा. तो इससे फायदा ये होगा कि आप हर एक क्वेश्चन को बहुत थॉरोली समझ पाएंगे, इन डेप्थ एनालिसिस उसकी आप कर पाएंगे और एक आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको किसी भी क्वेश्चन को मेंस के एग्जाम में कैसे अप्रोच करना होता है. तो चलिए फिर शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं. बट बिफोर दैट, जहां तक रही बात ट्रेंड की, अगर हम ट्रेंड एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि सिविल सर्विसेज में जो मेंस का पेपर होता है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पेपर, उसमें जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं सेम वैसी पैटर्न को उन्होंने फॉलो किया है. उसमें कोई बहुत अप्स एंड डाउन या बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिला. बट वन थिंग दैट आई कैन से इज कि इस बार का जो पेपर रहा है वो बहुत एक मॉडरेट लेवल का रहा है. अगर एक कैंडिडेट ने ठीक ठाक तैयारी की है और उसको जो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है बेटर, तो आई कैन बेट कि वो बहुत इजीली इन क्वेश्चंस का आंसर लिख सकता है. क्वेश्चंस बहुत ज्यादा घुमा के या बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके या नंबर ऑफ पार्ट्स को जोड़ के उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा है. लगभग क्वेश्चन उन्होंने जो पूछे हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे. तो अगर एक बार आपने किसी टॉपिक को पढ़ रखा है तो आप बड़े आसानी से उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जैसा कि आप इस फर्स्ट क्वेश्चन में देख भी सकते हैं. तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब भी आप पेपर देंगे अपना, तो ये जो पहला वाला क्वेश्चन होता है, दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कमेंट एंड यू हैव टू राइट और यू हैव टू गिव द आंसर इन 150 वर्ड्स. ओके, तो 150 शब्दों में आपको कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना होता है. तो 150 वर्ड आप समझ लीजिए कि 150 शब्द कितने होते हैं और 150 वर्ड है तो प्लीज आप स्टिक रहिए वर्ड लिमिट को. ठीक है, वर्ड लिमिट को प्लीज आप एक्सीड ना किया करिए, क्रॉस ना किया करिए. ये हमारी तरफ से सबको एक एडवाइस होगी कि आयोग ने जो वर्ड लिमिट दिया है आप ट्राई टू राइट विद इन दैट वर्ड लिमिट, नेवर ट्राई टू एक्सीड दैट वर्ड लिमिट, अदरवाइज आपके नंबर रिड्यूस हो जाएंगे, कट हो जाएंगे. क्लियर? वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप शब्द सीमा क्रॉस कर जा रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चंस का एनालिसिस करें, देखें, तो देखिए जो पहला वाला जो आपको कमेंट करना है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपने अगर अपना सिलेबस देखा हो या आप सिलेबस देखें तो पॉलिटिकल साइंस का जो पहला यूनिट है दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल थ्योरी, उसी से इन्होंने ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है. और ये क्वेश्चन ऐसे ही आता ही है, जब पहली यूनिट से इसमें इन्होंने दो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं. वन इज द नॉर्मेटिव अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान में मानक उपागम, और दूसरा आया है दैट इज डिक्लाइन इन पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत का पतन. तो फर्स्ट जो यूनिट है ना पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें हम लोग डिक्लाइन, रिवाइवल, अप्रोचेस वगैरह पढ़ते हैं. तो यहां से आपको ऐसे स्ट्रेट अवे एक क्वेश्चन मिलता है. तो आप कभी भी एग्जाम अपना दें तो पहला यूनिट आप प्लीज प्रिपेयर करें अच्छे से, और उससे आपको एकदम श्योरिटी है कि आपको एक क्वेश्चन वहां से, समटाइम्स यू मे गेट 2 क्वेश्चंस आल्सो फ्रॉम दैट यूनिट, आपको 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं. जैसे डिक्लाइन में पूछ देंगे आपसे, रिवाइवल पूछ देंगे. देखिए डिक्लाइन पहले भी पूछ चुके हैं, इस बार भी उन्होंने पूछ दिया, तो रिपीट कर लिया उन्होंने. मे भी हो सकता है आगे जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट 24 में अटेम्प्ट देंगे, अगर वो जब मेंस अपना लिखें
तो वो रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसको स्टडी करके जाए, क्योंकि डिक्लाइन नहीं तो रिवाइवल आ जाएगा या रिसर्जेंसी, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। प्लस अप्रोचेस से क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो नंबर ऑफ अप्रोचेस हैं व्हेन वी स्टडी दैट टॉपिक पॉलिटिकल थ्योरी, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस। तो उसी में से देखिए एक अप्रोच इन्होंने पूछ दी, दैट इज योर नॉर्मेटिव अप्रोच। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो उन्होंने राइट से दिया हुआ है, तो राइट का जो टॉपिक है जैसे राइट, लिबर्टी, जस्टिस, उसी में राइट से प्रश्न आ गया, अधिकार से। अब यहां अधिकार पर उन्होंने आपसे पूछा है मल्टीकल्चरल अप्रोच क्या होती है, तो मल्टीकल्चरल जो अप्रोच है राइट्स का वो भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट क्वेश्चन है। फिर उन्होंने हॉब्स का एक स्टेटमेंट दे दिया, स्टेट ऑफ नेचर एज अ स्टेट ऑफ वॉर। तो हॉब्स में जब हम लोग हॉब्स का ओरिजिन ऑफ स्टेट पढ़ते हैं तो वी कम अक्रॉस दिस स्टेटमेंट। उसके बाद उन्होंने पावर से क्वेश्चन पूछा है, और उन्होंने पूछा है दैट फूको की शक्ति की अवधारणा, तो आपको पावर का कॉन्सेप्ट फूको के अकॉर्डिंगली बताना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका दैट इज स्ट्रेट अवे, दैट इज डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत का पतन। तो इसका मतलब कहने का यह है कि जो क्वेश्चंस आए वो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आए, डायरेक्ट क्वेश्चन आए। तो चलिए हम लोग पहला से स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज द नॉर्मेटिव अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान में जो नॉर्मेटिव अप्रोच है वो आपको बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे फ्रेम करेंगे, आप कैसे लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया दैट यू हैव टू राइट दिस आंसर इन 150 वर्ड्स, ओके। तो आपको कमेंट करना है, तो कमेंट करना इसका मतलब है दैट स्ट्रेट अवे यू हैव टू राइट योर आंसर, ओके। तो अब आप नॉर्मेटिव अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस, तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे या कैसे आप इसका आंसर लिखें। सो योर फर्स्ट पार्ट जो होगा, जो पहला पार्ट आप रखें अपने आंसर का, उसमें जस्ट इंट्रोड्यूस योर आंसर। अब जब आप इंट्रोडक्शन दें अपना आंसर का, तो आप क्या लिखें, तो जस्ट डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल थ्योरी, ओके। तो पहले वाले पार्ट में आप पॉलिटिकल थ्योरी को एक्सप्लेन करिए कि पॉलिटिकल थ्योरी होती क्या है। तो जब आप पॉलिटिकल थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे ना, तब आप अप्रोचेस पे आएंगे। तो पहले पार्ट में आप बताएं दैट व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल थ्योरी, सो यू कैन राइट दैट पॉलिटिकल थ्योरी इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिटिकल फेनोमेना, okay. In this way you can define the answer that political theory is the explanation of political phenomena। ये एक लाइन आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं, अगर इसी में थोड़ा सा आप और इलैबोरेट करना चाहें पॉलिटिकल थ्योरी बारे में, तो आप लिख सकते हैं दैट इट हेल्प्स टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड सिटीजन, इट हेल्प्स टू नो the relationship between the state and the citizens, okay। तो इस तरीके से आप अपने पॉलिटिकल थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। तो पहला आपने पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आप नेक्स्ट पार्ट पे आइए, एंड दैट नेक्स्ट पार्ट विल बी अप्रोचेस, ओके। अब आप जब नेक्स्ट पार्ट पे अप्रोच लिखेंगे, तब आप यहां पे फ्लो चार्ट बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी में जो अप्रोचेस की जहां तक बात आती है, उसको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नाउ वन अप्रोच इज योर ट्रेडिशनल अप्रोच, परंपरागत, एंड द सेकंड अप्रोच इज योर मॉडर्न अप्रोच, दैट इज बिहेवियरलिज्म या पोस्ट बिहेवियरलिज्म। और जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, फिर इसमें हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल, इस तरीके की अप्रोचेस आती है, लीगल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। नाउ अंडर दिस ट्रेडिशनल अप्रोच यू स्टडी दी नॉर्मेटिव अप्रोच। अब ऐसे आपने क्लासिफाई कर दिया, अप्रोचेस बना करके, फिगर बना करके, एग्जामिनर को एक आइडिया लगा कि हाँ कैंडिडेट को ओवरऑल नॉलेज है। अब आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है, दैट इज योर नॉर्मेटिव अप्रोच, नथिंग एल्स। अब आप नॉर्मेटिव अप्रोच को एक्सप्लेन करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि नॉर्मेटिव अप्रोच में आप देखें, the term normative is derived from the term norms, मतलब normative में आप देखेंगे आपको एक वर्ड मिलता है ना, norms। तो normative approach क्या होती है? Normative approach is that approach that is based upon norms, values, beliefs, ideas, okay। इसी अप्रोच को बहुत सारे लोग philosophical approach भी कहते हैं। प्लस thinkers like Plato is related with normative approach। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच इज टू क्रिएट एन आइडियल स्टेट। जैसे प्लेटो
अपने बुक रिपब्लिक में या प्लेटो को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे प्लेटो वॉज मोर कंसर्न अबाउट आइडियल स्टेट, ही वॉज सर्चिंग द आइडियल स्टेट। तो आइडियल स्टेट बनाना, जस्टिस की बात करना, आइडियाज पे ज्यादा फोकस करना, वैल्यूज बिलीव्स पे ज्यादा फोकस करना, नॉर्म्स पे ज्यादा फोकस करना, दिस इज द नॉर्मेटिव अप्रोच। सो नॉर्मेटिव अप्रोच इज मोर ऑफ आइडियलिस्टिक, it is more of optimistic, it is basically utopian, mainly dominated by philosophy. So all these characters you are going to write in this part, that is the normative approach. Okay, now normative approach says that the study cannot be purely scientific. It emphasize the emphasis should be on the facts but on moral qualities. Facts emphasis should not be on facts बट ऑन दी मॉरल क्वालिटी। तो बिलीव्स की बात करना, वैल्यूज की बात करना, ये सारी चीजें आप नॉर्मेटिव अप्रोच में लिखेंगे। फिर लास्ट में आप जब आए तो आप नॉर्मेटिव अप्रोच को एक्सप्लेन जब आप कर लेंगे सारी बातें, आइडियाज की बात करना, ऐसे लिखिए, आइडियाज की बात करना, वैल्यूज की बात करना, नॉर्म्स की बात करना, ये सब नॉर्मेटिव अप्रोच में आता है। फाइंडिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज करेक्ट, ये सारी बातें नॉर्मेटिव अप्रोच में है। व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, ये सब जो है बेस है नॉर्मेटिव अप्रोच का। ओके, तब आप जब लास्ट में कंक्लूड करें तब आप थोड़ा सा हो सकता है आप ये भी लिख सकते हैं क्रिटिसिज्म, मींस आप थोड़ी सी इसकी वीकनेस भी बता सकते हैं, दैट नॉर्मेटिव अप्रोच सिंस इट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू वैल्यूज एंड आइडियाज, तो ये ज्यादातर जैसे मॉरल टीचिंग टाइप ऑफ फिलॉसफी लग जाती है, इसमें साइंटिफिक अप्रोच की बहुत बात नहीं की जाती। तो इस तरीके से आप नॉर्मेटिव अप्रोच का आप फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस वे यू हैव टू राइट दिस आंसर। ओके, तो पहले आपने एक्सप्लेन कर दिया अपना पॉलिटिकल थ्योरी और फिर आपने फिगर बनाते हुए नॉर्मेटिव अप्रोच को आपने एक्सप्लेन किया। ओके, सो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन वाज दैट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज मल्टीकल्चरल अप्रोच ऑन राइट्स। Now what is multicultural approach on rights? Okay, तो जब आप अब देखिए मल्टीकल्चरल अप्रोच, तो जाहिर सी बात है ये किससे रिलेटेड है, अधिकारों से रिलेटेड है, राइट से रिलेटेड है। तो अब यहां पर भी अगर आपको लिखना है तो इन द फर्स्ट पार्ट यू कैन स्ट्रेट अवे राइट योर आंसर बाय डिफाइनिंग व्हाट इज राइट्स, या आप अगर राइट से नहीं डिफाइन करना चाहते तो आप स्ट्रेट अवे मल्टीकल्चरलिज्म से कर दीजिए, ये भी एक तरीका है कि आप स्ट्रेट अवे क्वेश्चन को शुरुआत कर सकते हैं मल्टीकल्चरलिज्म से। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मल्टीकल्चरलिज्म से लिखना है तो डिफाइन व्हाट इज मल्टीकल्चरलिज्म। सो मल्टीकल्चरलिज्म मींस एमलगमेशन या कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। तो ये जो मल्टीकल्चरलिज्म प्रोस्पेक्ट है ये ज्यादातर फोकस किसको दे करता है, मल्टीकल्चरलिज्म पर। तो मल्टीकल्चरलिज्म अप्रोच टू राइट्स गिव मोर इंपॉर्टेंस टू मल्टीकल्चर। ओके, ये इंडिविजुअल राइट्स की बात नहीं करता, यहां पर मल्टीकल्चरलिज्म में इंडिविजुअल राइट्स की बात नहीं की गई है। इट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू राइट्स ऑफ अ सोसाइटी, यहां समाज के अधिकारों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इंडिविजुअल के अधिकारों पे नहीं दिया जाता ध्यान। यहां पर कोएग्जिस्टेंस की बात ज्यादा की जाती है, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग मान्यताओं के लोग कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। प्लस यहां माइनॉरिटीज के अधिकारों की बात की जाती है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके अधिकारों पे ज्यादा फोकस किया गया। ह्यूमन राइट्स पर यह ज्यादा ध्यान देते हैं, मानवाधिकारों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो आप इस तरीके से मल्टीकल्चरलिज्म को एक्सप्लेन करेंगे कि मल्टीकल्चरलिज्म की क्या अप्रोच है राइट्स। यू कैन ऑल्सो मेंशन दी थिंकर्स लाइक स्कॉलर्स लाइक भीखू पारिक, आप उनके 3 डायमेंशंस भी बता सकते हैं ऑन मल्टीकल्चरलिज्म। तो मल्टीकल्चरलिज्म ऑन राइट्स का पूरा प्रोसेस आपका आंसर इस तरीके से चलेगा। ओके, तो यहां पर भी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, एकदम स्ट्रेट अवे दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट एज नेचर, स्टेट ऑफ नेचर एज स्टेट ऑफ वॉर, हॉब्स। ओके, अब यहां पर आपको इस पूरे स्टेटमेंट को समझाना है। तो इससे हॉब्स क्या कहते हैं, हॉब्स का मतलब क्या, हॉब्स कह रहे हैं
कि जब राज्य बना था ना, जब स्टेट बना, तो स्टेट क्यों बना? तो हॉब्स वाज बेसिकली कंसर्न्ड अबाउट ओरिजिन ऑफ स्टेट। हॉब्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य अपने अस्तित्व में क्यों आते हैं, या राज्य का अस्तित्व क्यों आया, उसके पीछे क्या कारण है। तो स्टेट के ओरिजिन से पहले हॉब्स एक नेचुरल स्टेट बताते हैं, क्लियर, एक प्राकृतिक अवस्था बताते हैं, और कहते हैं ये प्राकृतिक अवस्था ऐसी अवस्था थी जिसमें लड़ाइयां, युद्ध, वॉर, कैओटिक सिचुएशन थी, लॉलेसनेस था। इसी वजह से लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सामाजिक अनुबंध करेंगे, और फिर क्या बनाएंगे? राज्य बनाएंगे। बस यहीं से आपका ये क्वेश्चन है आपका, दैट स्टेट ऑफ नेचर एज स्टेट ऑफ वॉर। तो अब आप यहां पर अपना आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हॉब्स से शुरू कर सकते हैं कि हॉब्स बिलोंग टू इंग्लैंड, ओके, एंड हॉब्स इंग्लिश सिविल वॉर, हॉब्स वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश सिविल वॉर। तो हॉब्स के टाइम पर इंग्लैंड में इंग्लिश सिविल वॉर का दौर चल रहा था, तो हॉब्स वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस इंग्लिश सिविल वॉर, जो कि वहां पर मोनार्की के सपोर्टर एज वेल एज पार्लियामेंट्री के जो सपोर्टर्स थे उनके बीच में एक युद्ध चल रहा था। तो इस युद्ध का हॉब्स के जीवन पर बड़ा इंपैक्ट पड़ा। अब यहीं से हॉब्स बेसिकली कंसर्न हो गए इस क्वेश्चन को लेकर के कि राज्य क्यों अपने अस्तित्व में आता है। तो हॉब्स की जो बुक है लेवियाथन, उसमें एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जो सोवरेन होगा, ओके, अ सोवरेन स्टेट, एब्सोल्यूट स्टेट, एंड स्टेट विल हैव द राइट टू पनिश। तब आप उसमें ये बता सकते हैं कि हॉब्स बेसिकली अपने स्टेट के ओरिजिन का जो क्वेश्चन है, जब उसका आंसर देते हैं तो वो बताते हैं कि स्टेट बनने से पहले की क्या अवस्था होगी। तो वो कहते हैं स्टेट बनने से पहले एक नेचुरल स्टेट होगा, एक प्राकृतिक अवस्था होगी, और इस प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य है, जो मानव है, वो किस तरीके का है। तो मानव जो है, मनुष्य जो है समाज में, उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। मेनली वो इविल्स की बात करता है, बुरे लोगों की बात करता है। तो कहता है कि यहां पर कोई राज्य नहीं होगा, यहां पर कोई न्याय नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई रूल नहीं होगा, ऐसी अवस्था में लोग रह रहे होंगे। कोई किसी को भी मार सकता है, कोई किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसी स्थिति में, इस तरीके की कंडीशन, क्योंकि उसके ऊपर इंग्लिश सिविल वॉर का इंपैक्ट पड़ा था, इंप्रेशन पड़ा था, तो वो उसी आइडियोलॉजी से, क्योंकि कोई थिंकर जब भी कोई अपनी राय देता है या अपना थ्योरी देता है, तो थिंकर की जो थॉट्स होंगे वो जाहिर सी बात है उसके सोसाइटी के, उसके कंटेम्पररी टाइम से इन्फ्लुएंस्ड बहुत होते हैं। तो चाहे प्लेटो हो, चाहे अरिस्टोटल हो, इवन चाहे हॉब्स हो, ये लोग अपने कंटेम्पररी समाज या कंटेम्पररी टाइम से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। क्योंकि हॉब्स ने वो दौर देखा, जब उसने देखा लड़ाई झगड़ा, जब उसने देखा एक आदमी को मार रहा है, तो उसके ऊपर भी उस चीज का इंपैक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा। तो उसने ये बात बोली कि देखिए, राज्य से पहले की जो स्थिति है, वो प्राकृतिक अवस्था जो है ना, वो ऐसी स्थिति है जहां लड़ाई झगड़ा, युद्ध होगा, कैओटिक सिचुएशन होगी, मतलब कोई किसी को भी मार दे रहा है, कोई किसी के लिए भी कुछ भी XYZ काम कर रहा है, क्योंकि वहां पे कोई लॉ नहीं है, देयर इज नो लॉ, क्योंकि वहां पे कोई स्टेट नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं है। अब ऐसी स्थिति में, इस पूरे नेचुरल स्टेट में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो यहां से निकलना चाहेंगे, जो अपने आप को बचाना चाहते हैं, और जो अपने आप को बचाना चाहते हैं, अब उनके मन में ये प्रश्न चल रहा है कि इस कैओटिक सिचुएशन से कैसे निकला जाए। और इस कैओटिक सिचुएशन से निकलने के लिए वो लोग क्या क्रिएट करेंगे, दैट इज स्टेट। एंड फॉर हॉब्स स्टेट इज लेवियाथन, एक एब्सोल्यूट स्टेट, एक सोवरेन स्टेट होगा। और ये राज्य बनेगा कैसे? यहीं से सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो सामाजिक अनुबंध के माध्यम से कुछ लोग राज्य को अपने अस्तित्व में लेकर के आएंगे। तब हॉब्स जो है बताते हैं कि दैट द स्टेट ऑफ नेचर एज स्टेट ऑफ वॉर, जो स्टेट ऑफ नेचर है, जो प्राकृतिक अवस्था है, वो एक्चुअली में युद्ध की अवस्था के रूप में है। तो वहां पर इस तरीके से घटनाएं इस तरीके से थी, इसीलिए हमको एक राज्य चाहिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना सके,
जो आदमी को कंट्रोल कर सके, और जो गलत हैं, जो दुष्ट हैं या जो लोग एविल्स हैं, स्टेट विल हैव द राइट टू पनिश दोज पीपल। देन you are going or you will explain this statement, तब आप इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। now this will be the your content of your answer, कि आपको ये सारी चीजें अपने आंसर में डालनी है। ओके, now moving to the next question, that is फूकू की शक्ति की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। ओके, नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, अब द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर गिवन बाय फूकू। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे, ये भी स्ट्रेट क्वेश्चन है, तो यहां पर आप सबसे पहले पावर को एक्सप्लेन करिए। व्हाट इज पावर? नो, पावर मींस टू कंट्रोल अदर्स बिहेवियर। तो पावर का मतलब क्या हो गया? टू कंट्रोल अदर्स बिहेवियर। ओके, इस तरह से आप अपने आंसर को शुरुआत कर सकते हैं। नाउ थिंकर्स लाइक मैकियावेली, थिंकर्स लाइक हॉब्स, दे हैव गिवन मच इंपॉर्टेंस टू पावर। ओके, हॉब्स हो गए, मैकियावेली हो गए, ऐसे थिंकर्स जिन्होंने पावर को, शक्ति को बहुत ज्यादा जो है जोर दिया है, महत्व दिया है। नाउ दिस पावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ना इसके 3 वेरिएंट हो सकते हैं। वन इज योर फोर्स, जिसको हम लोग हिंदी में बल कहते हैं। सेकेंड इज योर इन्फ्लुएंस, जिसको हम लोग हिंदी में प्रभाव कहते हैं। थर्ड इज योर अथॉरिटी, जिसको हम लोग हिंदी में सत्ता कहते हैं। तो अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट पावर। ठीक है, इस तरीके से पहले पार्ट में आप अपना पावर का इंट्रोडक्शन दे दें। नाउ नेक्स्ट पार्ट में, अब आप जब नेक्स्ट पार्ट लिखें, तब आप यहां पर नेक्स्ट पार्ट में आप फूको की जो कॉन्सेप्ट, जो अवधारणा है, उसको आप लिख सकते हैं। सो दिस विल बी योर सेकेंड पार्ट। ओके, ये सेकेंड पार्ट होगा, ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा, ये पहले पार्ट में आएगा। अब आप सेकेंड पार्ट में आएंगे, तो सेकेंड पार्ट में आप इनकी बुक का नाम लिख सकते हैं। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, उसमें इन्होंने ये बोला है, दैट इज पावर, राइट एंड ट्रुथ। ओके, ये इनकी किताब का नाम है, इसको आप ध्यान रखें। नाउ यू कैन राइट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द पावर, दैट फॉर एग्जाम्पल he belonged to post-modernist thinker. Okay, he is considered as a post-modernist thinker, ऐसे आप शुरुआत कर सकते हैं। Now, पावर को इन्होंने वर्तमान सामाजिक और राजनैतिक जीवन के केंद्र में रखा। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि सेंटर में क्या है, दैट इज पावर। तो पावर को वर्तमान सामाजिक और राजनैतिक जीवन का ये केंद्र मानते हैं फूको। इनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम, शक्ति जो है, जो पावर है, वो किसी एक स्रोत में नहीं होती। तो पावर अकॉर्डिंग टू फूको जो है, वो किसी एक सोर्स में नहीं होती, वो फ्लो करती रहती, बल्कि ये पूरी अवस्था में होती है। तो पूरी अवस्था में बिल्कुल ये वैसे ही होती है जैसे, उसी रूप में आप समझ लीजिए ये व्याप्त होती है, किसी पूरी अवस्था में घूमती रहती है, जैसे हमारे पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में ब्लड जो होता है वो घूमता रहता है। तो फूको के अकॉर्डिंग क्या है कि पावर जो है वो किसी एक सोर्स में नहीं है, वो पूरे पॉलिटिकल या पूरे सिस्टम में होती है। और पावर को ये, इनके अकॉर्डिंग, पावर इज एवरीवेयर। ओके, और ये कहते हैं दैट नॉलेज इज पावर। तो शक्ति का प्रयोग, जो बेसिकली पावर का यूज है, शक्ति का जो प्रयोग है, वो बेसिकली गवर्नमेंटैलिटी के लोग करते हैं, गवर्नमेंटैलिटी के द्वारा किया जाता है। तो पावर इज नॉट, और इनका मानना था कि पावर जो है वो हमेशा बुरी नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। पावर इज नॉट नेसेसरली कोअर्सिव बट ऑल्सो प्रोडक्टिव। पावर जो है वो हमेशा नकारात्मक हो, ऐसा नहीं होता है दमन करने के लिए, ऐसा ना हो, नहीं होता। पावर जो होती है वो प्रोडक्टिव भी होती है। सो पावर लाइज विद द सोवरेन, इज मैक्रो व्यू ऑफ पावर एंड ही गिव्स द माइक्रो व्यू ऑफ पावर। जब हम कहते हैं दैट पावर लाइज विद द सोवरेन, now this is the macro view of power. Now he has given the micro view of power. तो पावर का कॉन्सेप्ट आप इस तरीके से समझाएंगे अकॉर्डिंग टू फूको। तो पहले पार्ट में पावर आ गया, दूसरे पार्ट में आपका फूको ने जो पावर के बारे में बोला है उसको आप बताएंगे कि पावर किसी एक सोर्स में नहीं होता, इट फ्लोज ओके थ्रू आउट द सिस्टम, ये हर एक पूरी व्यवस्था में व्याप्त होता है। उसी तरीके से जैसे हमारे शरीर में ब्लड जो है वो घूमता रहता है। पावर इज एवरीवेयर एंड नॉलेज इज पावर। और इनके अकॉर्डिंग क्या है कि पावर जो है वो
हमेशा जो होता है नेसेसरली, इट्स नॉट नेसेसरी दैट पावर इज कोअर्सिव, पावर इज प्रोडक्टिव ऑल्सो. नाउ द लास्ट कमेंट, दैट इज डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत का पतन. अब राजनीतिक सिद्धांत के पतन की जब आप बात करते हैं, तब इसमें भी आप उसी तरीके से अप्रोच आप करिए कि पहले आप पॉलिटिकल थ्योरी को एक्सप्लेन कर दें, फिर आप बताएं कि दैट इट इज कंसीडर्ड दैट मिड 20s में ये देखा गया कि बहुत ज्यादा कोई नई पॉलिटिकल थ्योरी सामने नहीं आई, कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल थ्योरी वगैरह की बात किसी ने नहीं की. इस तरीके से आप समझा सकते हैं. देन यू कैन राइट द नेम ऑफ थिंकर्स, लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन कोट द नेम ऑफ डेविड ईस्टन. आप डेविड ईस्टन का नाम दे सकते हैं, आप एल्फ्रेड कॉबन का नाम दे सकते हैं. ओके, कि ये ऐसे लोग हैं. आप जर्मिनो का नाम दे सकते हैं. ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पर लिखा है. तो इन्होंने माना कि क्योंकि मिड ऑफ 20th सेंचुरी में कोई बहुत पॉलिटिकल थ्योरी में हमें नया नया देखने को नहीं मिलता, इसी वजह से ये माना गया कि पॉलिटिकल थ्योरी में डिक्लाइन हो गया. बहुत सारे लोगों ने तो कहा दैट पॉलिटिकल थ्योरी इज डेड. बहुत लोगों ने ये मान लिया कि पॉलिटिकल थ्योरी मर गया है, डेथ हो गई है उसकी. तो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी को अब आप और एक्सप्लेन करें तो आप उसमें ईस्टर्न का, गिब्बन का जो भी कॉन्सेप्ट इन्होंने जो भी इन्होंने कोरिलेट कर रखा है आपके डिक्लाइन से, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन कोट द नेम ऑफ ईस्टर्न, और फिर जब आप ईस्टर्न का नाम लें तब आप उसमें बता सकते हैं कि इन्होंने कौन कौन से जो है उसमें रीजंस बताए हैं बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी. जैसे फॉर एग्जांपल ही हैज कोटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी. फॉर एग्जांपल हिस्टोरिसिज्म. ओके, इतिहासवाद के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा थिंकर जो थे वो हिस्ट्री पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देने लग गए, तो हिस्टोरिसिज्म को इन्होंने रिस्पॉन्सिबल ठहराया. मॉरल रिलेटिविज्म, आप नेक्स्ट जो है मॉरल रिलेटिविज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं. फिर हाइपर फैक्चुअलिज्म को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट वाज गिवन बाय डेविड ईस्टन. उसके बाद कंफ्यूजन बिटवीन साइंस एंड थ्योरी, या ओवर बर्डन या ओवर डिपेंडेंसी ऑन साइंस. तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे या रीजंस रहे जो बेसिकली ईस्टर्न मानते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. इसी तरीके से जो आपके एल्फ्रेड कॉबन हैं, इनके अकॉर्डिंग भी कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे डिक्लाइन के पीछे. अब आप उनका भी यहां पर जिक्र कर सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है. जैसे फॉर एग्जांपल अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन ऑफ द स्कोप ऑफ स्टेट इन एक्टिविटीज, मतलब राज्य के जो कार्य थे उस पर कोई लिमिटेशन लगी, तो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ स्टेट एक्टिविटीज, ये एक रीजन रहा डिक्लाइन इन पॉलिटिकल थ्योरी का. दूसरा फॉर एग्जांपल टोटलिटेरियन कंट्रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो नौकरशाही है उसका एक तरीके से अधिनायकवादी रूप हो जाने से पॉलिटिकल थ्योरी में डिक्लाइन देखने को मिला. फिर थर्ड है क्रिएशन ऑफ लार्ज स्केल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, तो जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लंबे हमें लार्ज स्केल पर हमें बनती हुई नजर आती हैं. तो इस तरीके से आप कॉबन का भी आप जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो सिंपल सा एक जो है आपका ये क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, इससे पहले भी आ चुका है. तो पहले पार्ट में वही आप पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन कर दें और दूसरे पार्ट में आप इस तरीके से थिंकर्स का नाम लेते हुए आप चीजों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो 150 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है. तो अगर आपने ईस्टर्न और कॉबन के बारे में भी लिख दिया ना तो भी आपका 150 वर्ड हो गया. ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम योर फर्स्ट पार्ट. These were the question from your first part of paper number 1. अब नेक्स्ट वीडियो में इसी पेपर नंबर 1 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.